नेपाल में हाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों में एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। भारत में बैठे कुछ पत्रकार और यूट्यूबर्स ने बहुत ही चालाकी से ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया कि देखो नेपाल में हमारी मीडिया को बेइज्जत किया जा रहा है, उन पर गुस्सा निकाला जा रहा है और सोशल मीडिया पर चुन चुन कर ऐसे वीडियोस बार बार साझा किए गए जहां कुछ लोग भारतीय चैनलों के पत्रकारों से उलझते नजर आए, उन्हें घेरते हुए रिपोर्टिंग करने से रोकते दिखे। बस फिर क्या था, यहां बैठे एक विशेष इकोसिस्टम को जैसे थाली सजा के मटेरियल तैयार मिल गया था। लेकिन रुकिए, क्या यही सच है? क्या ये पहली बार हुआ? कहां से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और कहां से एक ये पैटर्न बना? जानेंगे इन सवालों के जवाब आज के वीडियो में। देखिए, न्यूज़ 24 के ग्राउंड रिपोर्टर है राजीव रंजन। पत्रकार इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग में साफ झलकता है कि उन्हें पत्रकार क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। दो लोगों को राहुल जी के सामने यहाँ लाके खड़ा किया गया, एक रंजू देवी और एक और महिला थी, कि मेरे पूरे परिवार का नाम कट गया है। लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा आगे बढ़ी और जब उनके पास आयोग की तरफ से लोग पहुंचे कि भाई आपका नाम कटा, आप सीरियल बताइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे वार्ड सदस्य ने पैसा दिया था कि ऐसा तुम चल के कहो, मेरे पूरे परिवार का नाम है। तो ये बातें भी मीडिया में, सोशल मीडिया में तुरंत आ गई। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से फैलती है। कोई आप देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसकी तस्दीक मैंने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं की है, तो आप कह रहे हैं वो कितना सच है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी बात कहिए, क्योंकि मैंने अभी उसकी तस्दीक नहीं की कि उनका मिला नहीं मिला। उसका वीडियो लगातार चल रहा है, उस महिला का वीडियो तो बहुत कुछ चल रहा, वीडियो पर मैं नहीं जानता। खैर, मुद्दा यह है कि राजीव रंजन लिखते हैं कि नेपाल गए अपने मित्र पत्रकारों से लगातार बात कर रहा हूं, सब बोल रहे हैं मत आइए, बहुत आक्रोश है। मुझे समझ नहीं आ रहा बेरोटी बेटी के संबंध वाले नेपाल से हमारे रिश्ते इस मोड़ पर कैसे आ गए। जिस देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, वहां ये सब क्यों हो रहा है? गंभीर बात है। अब सच कहूं तो ये कहानी सुनकर मुझे 10 साल पहले का वो दौर याद आ गया जब डरे हुए मुस्लिम कैब ड्राइवर की कहानियां बनाई जाती थी, जबकि सच्चाई ये थी कि भारतीय मीडिया से लगभग सभी चैनल नेपाल रिपोर्टिंग करने गए और सभी जगह शांतिपूर्वक रिपोर्टिंग होती रही। लेकिन जैसे ही कुछ इक्का दुक्का वीडियो सामने आए, और जो कि इसलिए भी आए क्योंकि लाखों की गुस्साई भीड़ सड़कों पर है, अराजकता भी हो रही है, अपने देश की संपत्ति जलाई जा रही है, ऐसे में मीडिया के साथ धक्का मुक्की होना कोई आश्चर्य करने वाली बात तो है नहीं। लेकिन इन्हीं एक दो वीडियो को रगड़ रगड़ कर सोशल मीडिया पर ऐसे बेचा मानो नेपाल के लोगों में भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। इसी कहानी को और अधिक दम देने के लिए राजीव रंजन लिखते हैं कि कोई भी भीड़, कहीं की भीड़ निरीह और नियत पत्रकारों को निशाना बना सकती है, मार पीट सकती है। नेपाल के आंदोलनकारी याद रखें, भीड़ की ताकत का असर कुछ दिनों क्षणों का मेहमान है। हमारे जो भाई वहां हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आंदोलनकारियों की भी है। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता रोटी बेटी का है। हमारे कुछ साथी वहां गए हैं, उनके वीडियोस हमें परेशान कर रहे हैं, अब ये रुकना चाहिए। अच्छा, जब प्रयोग में सफल नहीं हुए उसके बाद ये सांत्वना दिखाने लगे कि ताकि यहाँ बैठे लोगों को भी विश्वास हो जाए कि ऐसा सचमुच हो रहा है। यही तो है प्रोपेगेंडा की ताकत। वही प्रोपेगेंडा जो वर्ष 2014 के बाद इस प्रकार शुरू किया गया कि मीडिया को ऐसे टारगेट करो कि सारी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाए। शब्द ढूंढा गया, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, गोदी चैनलों, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। इस नैरेटिव को बनाने और संस्थागत स्तर पर फैलाने का काम भारत के ही एक वर्ग ने किया। यही वो इकोसिस्टम है जिसने लगातार साथी पत्रकारों को बदनाम किया। रवीश कुमार जैसे एंकर ने टीवी या इंटरव्यूज में सीधे नाम लेकर अपने ही पेशे के लोगों को टारगेट करना शुरू किया। यही स्क्रिप्ट फिर उन्होंने राहुल गांधी को पकड़ाई, जिसके बाद नेता सीधे अपने भाषणों में पत्रकारों को निशाना बनाने लगे। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये था कि इतनी घृणा परोस दो, इतनी नफरत फैला दो कि समर्थक इन्हें विपक्षी दल के तौर पर देखने लग जाएं। जबकि दोस्तों, ये वही नेता थे जिन्होंने अपनी सत्ता रहते हुए मीडिया को इस प्रकार तैयार किया कि जैसे गांधी परिवार की डाइनिंग टेबल से शो डिसाइड किए जाते थे। अलग अलग चैनलों पर डेली एक शो सिर्फ इस बात पर किया जाता था कि कैसे गांधी परिवार की युवराज राहुल गांधी बस भारत के पीएम बनने के लिए तैयार हैं। यानी कांग्रेस का युवराज 100 साल पुरानी इस पार्टी का सबसे युवा चेहरा और राजनीति की लंबी रेस का घोड़ा। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी की एक पहचान और है, और वो है युवाओं के स्टाइल आइकॉन की। राहुल गांधी चाहे राजनीति के गलियारों में हो या फिर उनसे दूर, उनका अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन दिनों भी राहुल का नया लुक बेहद चर्चा में है। बॉलीवुड से लेकर मॉडलिंग तक की दुनिया की तमाम ग्लैमर क्वींस की बातचीत का ये नया हॉट टॉपिक है।
राहुल गांधी गरीबी पर्यटन के तहत गरीबों के घर देखने जाते थे तो ये प्राइम टाइम पर सबसे बड़ी खबर बनती थी, लेकिन तब मीडिया निष्पक्ष बना रहता क्योंकि समय समय पर इन्हीं लोगों को पद्म पुरस्कार या अन्य लग्जरी सेवाओं का मुफ्त उठाने को मिलता रहता था। क्या आप साल 2014 के बाद एक भी मीडिया पर्सन का नाम बता सकते हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है? नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर भी एंटाइटलमेंट से भरे राहुल गांधी एक महिला एंकर के लिए खुलेआम मंचों से ऐसे शब्द कह रहे हैं कि एक चैनल की एक चमची है। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? और फिर क्या उनके समर्थक महिला पत्रकारों को निशाना बनाकर गाली गलौज कर रहे हैं। राहुल गांधी और पीएम मोदी की तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री रहते हुए कभी पीएम मोदी ने किसी मीडिया पर्सन के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए? देखा जाए तो भारतीय मीडिया के हिट जॉब के सबसे बड़े पीड़ित तो स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। वे जब गुजरात के सीएम थे तब वे भारतीय मीडिया के सबसे बड़े निशाने पर थे। एक तरह से मीडिया ट्रायल चलता था, लेकिन तब किसी चैनल को गोदी या दरबारी का तमगा तो नहीं दिया गया था। तब किसी विपक्षी नेता ने अपने समर्थकों से ये नहीं कहा कि मीडिया पर हमला करो। लेकिन 2014 के बाद से माहौल पलट गया। आज राहुल गांधी खुले मंच से कहते हैं कि वो पत्रकार बीजेपी की चमची है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर मुश्किल सवाल पूछने वाले को एजेंट बता देते हैं। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। उस समय ना तो राजीव रंजन जैसे पत्रकारों ने चिंता जताई और ना ही रवीश कुमार जैसे लोगों ने चुप्पी तोड़ी। इसलिए आज भारत में और अन्य जगहों पर भारतीय पत्रकारों को लेकर जो भी घृणा दिखती है वह अचानक नहीं है। ये उसी नफरत की दुकान का नतीजा है जिसे सालों से विपक्ष और उनके पत्रकार यूट्यूबर लॉबी बोते आए हैं। आज भले ही ऐसी घटनाओं से कभी छिपते छिपाते या भी कभी खुलकर ये लोग जश्न मना रहे हों, लेकिन इन्हें ये प्रश्न उस तारीख तक याद रखने चाहिए जब कभी इनके साथ ऐसी घटना हो रही हो, तब उसे सरकार की साजिश या सत्ता का दमन नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे ही सही जनता यूट्यूब के तहखाने से हर यूट्यूबर की कुंडली खंगाली देती है और सवाल पूछती है कि सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के लिए राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से करने वाले रवीश कुमार क्यों गोदी मीडिया नहीं कहलाए जा सकते।